आ गए हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है गाइस? जी मैम। ओके, पहले हम ना कुछ एमसीक्यूज ब्रेस्ट के डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेस्ट एमसीक्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ एमसीक्यूज ब्रेस्ट के रिलेटेड काफ़ी पूछा जाता है। एक तो वही बात है कि नेक्रोसिस वाली चीज़, ठीक है, जो ब्रेस्ट के अंदर होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस। दूसरा ये है कि पेशेंट आई है हमारे पास, उसकी मिस्टेक्टमी हुई है, मिस्टेक्टमी, ठीक है। एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जाकिर ब्रेस्ट के, ठीक है। तो मिस्टेक्टमी हुई है पेशेंट की, ठीक है, और साथ में वो पेशेंट कह रही है कि मेरी ये मोमेंट्स ख़त्म हो गई हैं। अब ये कौन सी हैं? एडाई के मोमेंट्स से हम लोग हमेशा याद रखते हैं एडक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन हमारे पास, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन। ये ना ख़राब होंगे, मतलब अनएबल टू डू दीज मूवमेंट्स, ठीक है। तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है जब ये वाली एडक्शन, एक्सटेंशन हमारे पास और इंटरनल रोटेशन की बात आए? तो हमें हमेशा याद रखना है लेटिस्मस डोर्साई इज रिस्पॉन्सिबल, वो ख़राब हुआ होता है। कभी कभी डायरेक्ट मसल पूछ लेते हैं, कभी कभी कहते हैं कि कौन सी नर्व इफेक्ट है, तो वो होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, या इसको कह देते हैं थोरैकोडोर्सल, ठीक है। फिर आता है कि पेशेंट को की मिस्टेक्टमी हुई है और उसकी विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गई है, तब कौन सा मसल होता है? वो होता है सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। और नर्व कौन सी होगी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। ये मिस्टेक्टमी वाली एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं। अगर ये वाली मैम ये रोटेशंस का कहें कि नहीं मेस्टेक्टम हो में रही, लेटिस्मस डोर्साई भी जाता है। मिस्टेक्टमी में, हाँ जी, अगर ये मूवमेंट्स ना मतलब हो रही हों तो वो कहते हैं मूवमेंट्स का, वो बेसिकली जिक्र कर देते हैं कि एडक्शन नहीं हो रही, एक्सटेंशन नहीं हो रही, इंटरनल रोटेशन नहीं हो रही पेशेंट की, तो वो कौन सा होता है? लेटिस्मस डोर्साई बेसिकली उस केस के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, इफेक्ट। और उसके अंदर नर्व का कौन सा होता है? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या थोरैकोडोर्सल नर्व। अगर फिर वो मिस्टेक्टमी के केस में कह दें कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो रहा है, तो कौन सी हमारे पास मसल इन्वॉल्व होता है? दैट इज सेरेटस इंटीरियर। और नर्व कौन सी होगी? लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो कि इसको सप्लाई कर रही है। ये क्लियर है? फिर यस एक मैम। एमसीक्यूज आता है कि हिस्ट्री है पेशेंट की ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसके अंदर वो कहते हैं कि बोन इन्वॉल्वमेंट भी हुई हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या इस केस के अंदर हम ट्रीटमेंट देते हैं? तो हम सर्म्स देते हैं, और बेसिकली वो भी कौन सा? लॉक्सिफेन, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे पोस्ट मीनोपॉजल का भी जिक्र कर देते हैं, मीनोपॉजल, ठीक है। बेसिकली जब भी सर्म की बात आती है ना, तो पोस्ट मीनोपॉजल का जिक्र वो करते हैं, कभी कभी प्री मेनोपॉजल भी करते हैं। लेकिन अगर वो साथ में ये कह देना कि बोन इन्वॉल्वमेंट हुई है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है ब्रेस्ट के अलावा, ठीक है, कोई और सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, तब हम देते हैं रिलॉक्सिफेन, ठीक है। अगर वो कह दें कि हिस्ट्री है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर
लेकिन कोई बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो बोन इन्वॉल्वमेंट। इस केस के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? टेमोक्सिफेन, ठीक है, टेमोक्सिफेन देते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास वो मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल का जिक्र कर देते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल, ठीक है, एंड ऑल्सो इन selected post menopausal। प्री और पोस्ट का ना आप लोग डिफरेंस हमेशा ना भूल जाते हैं। तो बेसिकली याद इस केस में ये रखना है कि कहीं पे अगर बोन इन्वॉल्वमेंट हो रही हो तब सर्म देना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने अगर कोई बोन इन्वॉल्वमेंट ना हो तब हमने क्या करना है? टमॉक्सिफिन देना है। ये एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास डॉक्टर आयशा, ये प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल का क्या किस तरह से ऐसे हम लोग डिफरेंस करे होते हैं? कोई रिसेप्टर्स का डिफरेंस है इसमें? कोई रिसेप्टर्स का नहीं, बस ये बेसिकली वो कहते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा होता है ये इन्वॉल्वमेंट केसेस, ठीक है। और उस केस में हम लोग सर्म को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया क्योंकि प्री और पोस्ट मेनोपॉजल दोनों केसेस में कहीं ना किसी हद तक इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को कंफ्यूज किए बगैर बस बोन इन्वॉल्वमेंट और नो बोन इन्वॉल्वमेंट का जिक्र याद रखना है कि कहीं पे भी बोनी इन्वॉल्वमेंट हुई है, मस्कुलर अगर वो स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, तो मतलब वो सर्म्स हम उसकी ट्रीटमेंट में करेंगे। अगर कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो टमॉक्सिफिन देंगे, सही। और अगर ठीक है। जैसे प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल की वो बात करते हैं कि प्री मेनोपॉजल में आप लोगों ने टमॉक्सिफिन देना है। प्री मेनोपॉजल अगर कह दें, अगर सपोज वहाँ पे प्री मेनोपॉजल है और साथ में ये सारी हिस्ट्री दें तब भी हमने जी। टमॉक्सिफिन देना है। अगर पोस्ट मेनोपॉजल भी दें, नो बोन इन्वॉल्वमेंट, तब भी टमॉक्सिफिन है। बोन इन्वॉल्वमेंट को देखना है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बोन ठीक है। इन्वॉल्वमेंट। मैम ये एनेस्ट्रोजोल क्या होती है? एनेस्ट्रोजोल जो है ये जो दी जाती है, एनेस्ट्राजोल भी हमारे पास एक काइंड ऑफ ये सर्म्स में है? उसको क्या मैम ये सर्म के ग्रुप में आती है या दूसरे, मतलब ये इसका प्री मेनोपॉजल देते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल देते हैं? ये पोस्ट मेनोपॉजल दे रहे पोस्ट। होते हैं हम, ठीक है, एनेस्ट्राजोल। ठीक है, थैंक अच्छा, उसके अलावा और हमारे पास क्या है? इसके ना कुछ ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं किए गए। वो ना बेसिकली हम एनेस्ट्राजोल तब देते हैं जब हमें पता हो कि हार्मोनल रिसेप्टर कोई ना पॉजिटिव आ गए हों, तब हम इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं एनेस्ट्राजोल को, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ना वो एरोमाटेज एंजाइम है, उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर रहा होता है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। एंड्रोजेंस के कन्वर्जन के लिए बेसिकली दिया जाता है वो एनेस्ट्राजोल। इनके अंदर बेसिकली आप लोगों ने ये रिलॉक्सिफिन और टमॉक्सिफिन का याद रखना है। इनिशियली तो हम सब में देते हैं एनेस्ट्राजोल, जब भी ब्रेस्ट कैंसर इन्वॉल्व हो, पॉजिटिव आ जाए उसका, ठीक है, कोई भी मार्कर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज के लेटरल हमारे पास लिम्फ नोड ऑफ ब्रेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। उसको हम पेक्टोरल भी कहते हैं, लिम्फ नोड, और एक्सिलरी। बेसिकली एक्सिलरी होता है ना, क्योंकि पेक्टोरल और जो लेटरल साइड पे एक्सिला आ रहा होता है ना, तो लेटरल लिम्फ नोड ऑफ द ब्रेस्ट हमारे पास क्या है? एक्सिलरी। मीडियल लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं? मीडियल लिम्फ नोड्स वो होते हैं इंटरनल थोरेसिक, इंटरनल थोरेसिक। निपल रीजन पे क्या? ये इसकी इम्पोर्टेंट है सारी ये सप्लाईज और लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एंटीरियर एक्सिलरी वाले होते हैं,
एक्सिलरी। टेल ऑफ द ब्रेस्ट पे कौन से होते हैं? टेल ऑफ द ब्रेस्ट वो होते हैं पोस्ट कैपुलर। ये एक ना एक एमसीक्यूज लाजमी देते हैं ब्रेस्ट की लिम्फ नोड्स में से, ठीक है। पोस्ट स्कैपुलर लिम्फ नोड होते हैं। फिर इंफीरियर, इंफीरियर भी 2-3 दफा पूछा हुआ है। इंफीरियर लिम्फ नोड्स, वहाँ पे हमारे पास फ्रेनिक नर्व की जो सप्लाई में आ रहा होता है, तो वहीं फ्रेनिक एरिया वाली जगह पे जहाँ पे वो सप्लाई दे रही होती है, फ्रेनिक नर्व वाली जगह पे जहाँ पे वो सप्लाई देखिए उन लिम्फ नोड को करता है। फिर मैम ये इंफीरियर वाले एक को पाथवे सबफ्रेनिक और पूछे सब हमसे, डायफ्रामेटिक भी कहते हैं। जी सब डायफ्रैग्मेटिक भी करते हैं। अब यहाँ पे पाथवे का फिर पूछ लेते हैं। अगर पाथवे पूछें एक्सिलरी लिम्फ फ्लो का, ठीक है, पाथवे, पाथवे का जिक्र करें, पाथवे, पाथवे, ठीक है, पाथवे ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो तो किस तरह का होता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट का जिक्र करें, क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वो होता है मीडियल एंड लैटरल। ये याद रखना है। पाथवे ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो क्या है? आगे से पीछे, एक्सिलरी आगे से आगे और पीछे, ठीक है, आगे और पीछे। क्वाड्रेंट का अगर जिक्र करें, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं ना ब्रेस्ट के, तो हमारे क्या है? मीडियल और लैटरल, मीडियल और लैटरल, ठीक है। फिर अगर किसी कोई ना हमारे पास कोई कार्सिनोमा का केस है, कैंसर ब्रेस्ट कार्सिनोमा का केस है, ठीक है, उसको एडीमा हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या वजह है? तो वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है? आवाज आ रही है साहब सबको? यस यस मैम, ये इससे पहले 2 पॉइंट जो है काइंडली ये थोड़ा सा और क्या हुआ? ये क्वाड्रेंट वाला और पाथवे वाला ये काइंडली थोड़ा सा फिर बता दीजिए। देखिए हमने लिम्फ नोड सारे डिस्कस कर लिए हैं। लिम्फ नोड्स अलग चीज़ है, पाथवे क्वाड्रेंट की अलग बात आती है, ठीक है। पाथवे ऑफ एक्सिलरी फ्लो पूछा जाए तो वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। अगर क्वाड्रेंट्स पूछा जाए ब्रेस्ट के तो वो मीडियल एंड लेटरली होते हैं, ठीक है। फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा की हमने बात की है, उसके अंदर कोई एडिमा का जिक्र हो जाए, ठीक है, एडिमेटस है। एडिमा इन ब्रेस्ट कैंसर इज ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर है कैंसर स्प्रेड थ्रू वीनस कनेक्शन, ये भी एमसीक्यू थी हमारी अटेम्प्ट में आया था, वीनस कनेक्शंस, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर किस तरह की होती हैं? BRCA1 की, ठीक है, BRCA1 म्यूटेशंस। ब्रेस्ट का जब भी हम लोग देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर कोई माइक्रोस्कोपिक फीचर्स किस तरह के होते हैं, तो वो फाइब्रो वास्कुलर सेप्टा कहता है, साथ में सैंड ग्रेन अपीयरेंस। तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए ये ब्रेस्ट टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? अब प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या था ब्रेस्ट के लिए? मैम ये फाइब्रोवास्कुलर का दोबारा रिपीट करें। फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा और सैंड ग्रेन हमारे पास जो अपीयरेंस होती है वो बेसिकली ब्रेस्ट के डायग्नोसिस में आ रही होती है, ठीक है। कोई ब्रेस्ट रिलेटेड हमें अगर ना पता हो ना कि किस तरफ जा रहा है, तो फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा एंड सैंड ग्रेन अपीयरेंस indicates that it is something related to the breast, ठीक है। इसके बाद हमारे डायग्नोस्टिक फीचर्स में आ रहा होता है।
ये एमसीक्यूज ना उसके अंदर लिड में दे देते हैं, तो कभी ब्रेस्ट का टिश्यू दे देते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू इन्वॉल्व है, कभी कह देते हैं कि गट की इन्वॉल्वमेंट है, इंटेस्टाइन्स की इन्वॉल्वमेंट है, किडनी। तो आपको पता होना चाहिए दिस टिपिकल फीचर एक्सप्लेन्स फॉर द ब्रेस्ट टिश्यूज, ठीक है, ब्रेस्ट के लिए आ रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन फंक्शन, ठीक है, वो क्या है? अब हमें पता है कि इसका मेन फंक्शन जो होता है वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल थिकनेस। अगर ये ना हो तो हमने क्या करना है, स्क्रीटरी फेज। अगर ये भी ना हो तो ब्रेस्ट एल्वियोलाई एंड लोब्यूल की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एस्ट्रोजन। अब इसने क्या करना है, ब्रेस्ट डक्ट डेवलपमेंट प्लस एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, ठीक है। अगर वो कहें कि ब्रेस्ट की एट्रोफी हुई है, एट्रोफी इन यंग फीमेल, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मैम एस्ट्रोजन का वो फैट डेपोजिशन भी है इन ब्रेस्ट। फैट डेपोजिशन भी होता है, लेकिन मेन एस्ट्रोजन के लिए वही डक्ट की डेवलपमेंट आ जाती है। मैम ये एस्ट्रोजन क्या करते हैं एंडोमेट्रियल? एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन मेंटेनेंस कौन करता है थिकनेस की? वो प्रोजेस्टेरॉन करता है। प्रोलिफरेशन कौन करवाता है? एस्ट्रोजन करवाता है, ठीक है। अगर यही बात वो कहें ब्रेस्ट एट्रोफी की इन एल्डरली पेशेंट, ब्रेस्ट एट्रोफी हुई है इन एल्डरली पेशेंट, फीमेल, वो किसकी वजह से होते हैं? वो डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। और अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्रेस्ट एट्रोफी भी पूछा जाए तो वो भी डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन होगा। इसके साथ ये लिख देते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट एट्रोफी, वो भी क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। फिर एमसीक्यूज आता है कि BRCA1 जो जीन है कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में होता है। BRCA1 gene found in nucleus of the cell, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना एक सिनेरियो आता है कि एक फीमेल है, ठीक है, वो ब्रेस्ट फीड कर रही है हर चाइल्ड, ठीक है। What would happen during lactation? तो लैक्टेशन के दौरान हमें पता है कि जब भी मदर फीड करवा रही होती है बेबी को, लैक्टेशन मतलब हो रही है, तो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? फेलियर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स
टू मैच्योर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू ब्रेस्ट। ये क्लियर हुए हैं? मैम इसी को लैक्टेशनल एमनोरिया कहते हैं। एग्जैक्टली इसी को लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, क्योंकि जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो अपने मैच्योरेशन में ही नहीं आ रहे होते। मैम एक पॉइंट था वो टेल ऑफ बेस के नीचे वो क्या लिखा था? टेल ऑफ बेस का वो लिम्फ नोड की वो बात हुई थी। टेल ऑफ ब्रेस्ट पे कौन सा है? पोस्टीरियर स्कैपुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट inferior phrenic nerve. इंफीरियर फ्रेनिक नर्व वाली जहाँ पे सप्लाई होगी, जहाँ जहाँ। अच्छा, अब हमने आज और क्या डिस्कस करना था? एंटीडोट्स डिस्कस करने थे। एंटीडोट्स या हाफ लाइफ सबको याद है जो मैंने करवाई थी कल? हाफ लाइफ सुन लो मैं। आयशा, जी मैम। इंसुलिन की हाफ लाइफ क्या है? 5 मिनट्स। और प्रोपोफोल की एलिमिनेशन? 4 to 7 आवर्स। ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ आईजीए क्या है ज़हरा? मैम आईजीए की थी 6 days। ठीक है, काशिफ आप बताएं कैनामाइसिन इन पेरिलिम्फ की हाफ लाइफ? सॉरी मैम नहीं पता। 12 hours. 12 आवर 10 to 15 काशिफ मैं आवर। आपको एक चीज़ बताऊं, आप जी अगर मैम। ना डेली बेसिस पे ये लेक्चर जो सुन रहे होते हैं अपने हाथों से गुजार लेना, आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा कोर मेमोरी में। जी मैम। ठीक है, आप नोट्स के लिए वेट करते रहते हैं और नोट्स का भी इंसान नहीं पढ़ता। यस मैम। ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, मैम कोशिश करूंगा मैम, लिखूंगा इंशाल्लाह। हाँ कोशिश किया करें, क्योंकि ये जो आप जो चीज़ें हैं ना इम्पोर्टेंट हैं, और यही चीज़ें अभी याद करने वाली हैं। अच्छा उसामा, आप मुझे बताएं कोबाल्ट की हाफ लाइफ क्या है? मैम कोबाल्ट की 5 years। ठीक है, हबीब आप मुझे बताएं डोपामिन की हाफ लाइफ क्या है? मैम 2 minutes। ठीक है, सामिया you tell me about the protamine zinc duration. Samia, can you hear me? जी जी डॉक्टर आयशा, कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था आपका, सॉरी। Okay, but you have to cope up with that ना? जी जी, आई हाँ विल। जी, या कल नोट्स भी शेयर कर दिए थे डॉक्टर हबीब ने। नोट शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप लोग अगर नहीं ले रहे, एक दफ़ा आप सुन लें और देख लें उस चीज़ को। जी आई वाज ठीक है, गोइंग थ्रू इट। मैं अभी देख हाँ लेती हूँ नोट्स को। लाजमी देखने हैं। ठीक है, उसके बाद है कौन है हमारे पास, ये मुझे कौन बताएगा? दानियाल आप बताएं प्रोटामिन जिंक का, कल आप थे लेक्चर में? नहीं मैम, मैं भी कल नहीं था। मोहम्मद आप मुझे बताएं, आप तो थे लाजमी। 24 hours. मेहरबानी। अच्छा महमूना, हाउ कैन आई फॉरगेट यू? ओके, फ्लूफेनाजीन का बताएं मुझे। मेमूना? जी मैम। हाँ जी, फ्लूफेनाजीन की हाफ लाइफ? फ्लूफेनाजीन की आपने 7 to 9 आवर्स बताई थी। ठीक हो गया। और कल कौन था हमारे साथ लेक्चर में? फातिमा थी हमारे साथ, फातिमा तारिक। मैं भी नहीं नहीं था। मैम, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा था, आप पूछ लें।
ओके, मुझे आप बताएं KGM 137 33 years. 33 years एंड साथ में 30 years भी याद रखना है क्योंकि कभी 30 years का दे देते हैं, कभी 33 का दे देते हैं। ओके, जी चले हम नेक्स्ट पे अब चलते हैं। अच्छा, नजर आ रहा है, पेज नजर आ रहा है? किसका? एंटीडोट्स। काशिफ, नोट्स आज आप शेयर करेंगे, ठीक है? आज अपनी आपने ना लिखे ना और ग्रुप में ना शेयर किए ना, आपकी खैर नहीं है। ओके मैम। अच्छा, अब एंटीडोट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? अब डायजेपम, अगर डायजेपम ओवरडोज हो जाए तब हम उसका एंटीडोट क्या देते हैं? नैलोक्सोन। फ्लूमाजेनिल। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है? वारफेरिन की अगर वारफेरिन टॉक्सिसिटी हो जाए, विटामिन के। ठीक है, तो हम क्या देते हैं? इनकी ना चीजें पूछी जाती हैं। अगर वो कहें कि इमीडिएट अगर दिया जाए, FFP. FFP. इमीडिएट, तो हमारे पास FFPs देते हैं। ठीक है, FFPs और PCC, पैक्सेल कंप्लीट, वो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन देते हैं। सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। ठीक है, और साथ में हमारे पास अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म विटामिन के। वाइटामिन के, Vitamin K. ठीक है, तो वाइटामिन के देंगे। फिर आता है हमारे पास मैम ये प्रोथ्रोम्बिन का काइंडली थोड़ा सा फिर रिवाइज कर ले। प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर वारफेरिन टॉक्सिसिटी हुई है, अगर वो कहें कि इमीडिएटली आप क्या देंगे पेशेंट को, तो FFPs दे देते हैं या हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशंस दे देते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में की अगर बात की जाए कि लॉन्ग टर्म अगर हमने उसको टॉक्सिसिटी से बचाना है तो हमने विटामिन के देना है। ठीक है, फिर आते हैं अगर पेनिसिलिन की एलर्जी हुई है, पेनिसिलिन एलर्जी, तो हम IM एपिनेफ्रिन दे देते हैं, नेफ्रिन। ठीक है, अगर वो कहें फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग हुई है, तो हम सोडियम बाइकार्ब दे देते हैं। ठीक है, फिर फिनोबार्बिटोन पे हमारे पास और क्या है? अच्छा, अब इसकी ना फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग तो हो गई है, साथ में एक और चीज याद रखनी है, एस्पिरिन ओवरडोज हुई है। ठीक है, या इसी को वो कह देते हैं सैलिसाइलेट ओवरडोज। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या देते हैं? सोडियम Acetylcysteine. सोडियम बाइकार्ब। Acetylcysteine मैम किसमें था? वो भी एक था ना? एसिटाइलसिस्टीन वो एसिटोमिनोफिन पॉइजनिंग में देते हैं, आगे आ रहे हैं हम। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, एस्पिरिन ओवरडोज, सैलिसाइलेट ओवरडोज और साथ में फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग, सोडियम बाइकार्ब। ठीक है, सिंपल हो गया इसके लिए। ठीक है, मैम TCAs के अंदर इसमें ही एम्बिग्विटी है थोड़ी सी इस MCQ में। इसी तरह एक MCQ मतलब रिसेंटली कुछ उसमें आया हुआ है पेपर्स में कि एस्पिरिन की ओवरडोज हो गई है, उसके बाद सोडियम बाइकार्ब दी है, तो वो पूछते हैं कि इसका वो मैकेनिज्म क्या है। मतलब 2-3 तरह के ऑप्शन उन्होंने पास पेपर्स में दिए हुए हैं। कई जगह कहते हैं कि रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन को, कई जगह कहते हैं इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन को, तो उसमें कौन सा प्रेफर? वो एस्पिरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे होते हैं, एक्सक्रीशन और वो। अगर वो हम सोडियम एंटीडोट्स की बाइकार्ब बात करें, देख करके पूछते हैं कि मतलब एंटीडोट दिया है तो ये एंटीडोट का क्या इफेक्ट आएगा उस पे। ये अल्कलाइजेशन डिक्रीज करता है करवा और देंगे। ये हम इसका एक्सक्रीशन बढ़ाता है। इंक्रीज एक्सप्रेशन ही कराता है।
by through alkalization. एब्जॉर्प्शन कम Yes. करवा के एक्शन इंक्रीज करवा देगा ना, इसका यही मतलब है। क्योंकि मैम दो जगह पास पेपर्स में एक जगह एब्जॉर्प्शन को किया हुआ था, एक जगह एक्सक्रीशन को किया हुआ था, तो मुझे ज़रा कंफ्यूजन थी उनके बारे में। ठीक है, वो कंफ्यूज यही कर देते हैं, कभी एब्जॉर्प्शन का जिक्र कर देते हैं, कभी एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन इंक्रीज होती है, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगी। ओके। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, अगर उसकी ओवरडोज हो जाए, ठीक है, या वो बार्बिचुरेट्स का भी जिक्र कर देते हैं। यही है ना बेसिकली बार्बिचुरेट्स। ठीक है, तब भी हम क्या है, सोडियम बाइकार्ब दे रहे होते हैं। तो हमारे पास ये एक पूरा चंक किसके लिए बन गया, सोडियम बाइकार्ब का। अब ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ओपियोइड्स। हमारे पास ओवरडोज है, ओवरडोज हुई है, तब हम क्या देते हैं, नेलेक्सोन। ठीक है, नेलेक्सोन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ओपियोइड्स का ना कभी कभी वो दे देते हैं, ओपियोइड खुद ही उसके अंदर मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, पेंटाजोसिन की ओवरडोज हुई है तो हम क्या देंगे, उसकी एंटीडोट में नेलेक्सोन देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एट्रोपिन की वजह से है। ठीक है, ये सिम्टम रिवर्सल करवाएगी। अगर वो सिम्टम रिवर्सल का पूछें तो वो एट्रोपिन होती है। एंटीडोन इसका बेसिकली क्या होता है, प्रेलिडोक्साइम होता है। ठीक है, सिम्टम रिवर्सल। ठीक है, और एंटीडोट क्या है, प्रेलिडोक्साइम। ठीक है, अब इसको ना कभी कभी वो ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं कहते। ऑर्गेनोफॉस्फेट बेसिकली क्या है, कोई पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, फार्मर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स सिनेरियो दे देते हैं, एक फार्मर है, उसने पेस्टिसाइड छिड़का सारा खेतों के ऊपर। ठीक है, तो उसके नतीजे में उसको पॉइजनिंग हुई है, तो हम सिम्टम रिवर्सल के लिए क्या देंगे, तो हमें पता होना चाहिए वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग हुई है, तो उसके सिम्टम रिवर्सल के लिए हम एट्रोपिन देंगे, और उसका एंटीडोट क्या होता है, प्रेलिडोक्साइन। ठीक है, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, फिर आता है, हमने पढ़ लिया था ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स में एक और चीज़, पेंटाजोसिन हमने पढ़ ली थी, साथ में मॉर्फिन का भी जिक्र होता है। ठीक है, मॉर्फिन भी क्या है, वो भी ओपियोइड है ना, मॉर्फिन। ठीक है, तो नेलेक्सोन हमारे पास अलग अलग, कभी ओपियोइड का डायरेक्ट वर्ड देते हैं, कभी उनकी मेडिकेशन दे देते हैं। तो आप लोगों को सब लव्स का पता हो, कौन से लव्स क्या दे रहे हैं, किसके साथ दे रहे हैं। फिर आता है हमारे पास आयरन ओवरलोड, तो हम डिफेरोक्सामाइन देते हैं। अब आती है एसिटोमिनोफेन पॉइजनिंग। इसके अंदर एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एसिटोमिनोफेन पॉइजनिंग, या वो कह देते हैं पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन ही है। ठीक है, यही है एसिटाइल सिस्टीन। अच्छा, वो कहते हैं कि मीथोट्रिक्सेट हमने दिया है, मीथोट्रिक्सेट दिया है पेशेंट को। ठीक है, उसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हुई है, तो एंटीडोट क्या होगा उसका, ल्यूकोवोरिन। ठीक है, ल्यूकोवोरिन होता है।
अब हेपरिन के लिए क्या देते हैं? हेपरिन का अगर सीन खराब हो गया, हाइपोटेंशन में चला प्रोटामीन गया सल्फेट पेशेंट, देते हैं, प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। एट्रोपिन का हम क्या देते हैं? फाइसोस्टेगमीन। ये क्लियर हुई हैं बातें? यस मैम। ये सारे आप लोगों के ना सारे एंटीडोट्स वाला जो सीन है ना उसका कवर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी आएंगे वो आप लोगों ने एक ही साथ एडअप करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के एक ही जगह पे हों और बार बार आप लोग कंफ्यूज ना हो। इन चीज़ों को बार बार देखोगे तो याद रहेंगी, वरना आपको एक दिन क्लास से कभी कोई चीज़ नहीं याद रहेगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बार बार रिपीट करना है। इसके अलावा अब हम कुछ हीमाटोलॉजी के कर लेते हैं एमसीक्यूज। हीमाटोलॉजी, काशिफ आप लिख रहे हैं? यस मैम। सही है, देखती हूँ कितना लिखा है, कितना भेजते हैं आप ग्रुप में। अच्छा, हेमाटोलॉजी, मैम मेरी लिखने की आदत नहीं होती ना मैम, बस। हाँ इसीलिए वो याद भी नहीं रहता है ना, जब भी कुछ पूछो आपसे ना फिर आप कहते हैं मैम सॉरी, वो नहीं जो वरना आपने बहुत बोलना होता है। मैम वो नहीं जो ये नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो फिगर वाले, ये मुझसे रटे नहीं लगाए जाते मैम। तो ये किस में लगाना है आपकी जगह पे आके? बस ये चॉइस पे छोड़ेंगे मैम, तो क्या लगाएंगे। चॉइस में जो रखता है ना एफसीपीएस के अंदर, ठीक है, वो फिर कभी भी आगे नहीं जाता। कभी भी किसी एमसीक्यूज को चॉइस पे नहीं रखना, उस चीज़ के ऊपर काम करना है। जब आपको पता है आपसे ये फिगर वाले एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होते और भूल जाते हैं तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए ना। यस सर। मैं डेली बेसिस पे आपसे पूछूंगी सारे फिगर वाले, अब मुझे पता चल गया आपकी कमजोरी। अच्छा, अब यहाँ पे हम ना एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, सबसे मैम उसमें कुछ जो मुझे आते थे, मोस्ट जो रिपीटेड मिक्सचर वाला था वो एमसीक्यूज मेरे आता है, हिस्से में आया था। ठीक है। वारफेरिन की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? वारफेरिन पीटी। पीटी। INR greater than BT. हाँ यही सुनना चाह रही थी, INR ग्रेटर देन पीटी। पीटी सबको याद रहता है लेकिन INR इज ग्रेटर देन पीटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक ना हमारे पास पेशेंट आता है हीमोडायनेमिकली, हमारे पास अनस्टेबल पेशेंट है, उसकी एनेस्थीसिया इंडक्शन हुई है। ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या देंगे? मैंने पहले भी कराया है ये वाला। दोबारा मैम ये बोले। Ketamine? हीमोडायनेमिकली हमारे पास अनस्टेबल पेशेंट है लेकिन उसकी सर्जरी होनी है तो एनेस्थीसिया उसकी इंडक्शन करनी है। ड्रग ऑफ चॉइस उसके लिए क्या होगा? केटामीन। केटामीन मैम, केटामीन। नो, नो, हेलो हीमोडायनेमिकली मैं लिख देती हूँ, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, एनेस्थीसिया इंडक्शन हुई है, एनेस्थीसिया इंडक्शन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? केटामीन। नो, मैम आपने इसका केटामीन नहीं बताया था। वो मैंने सर्जिकली बताया था, नहीं, ड्रग वो ऑफ चॉइस में मैंने पूछा है। बस हाँ बताया था हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल में क्या केटामीन। हुआ? नहीं, वो तो एस्थमेटिक अगर हीमोडायनेमिकली वो तो अनस्टेबल। वही मैं कह रही हूँ ना, आप लोग एमसीक्यूज पूरा वो पढ़े, ये मैंने बताया हुआ, मुझे अच्छी तरह पता है। हेलोतेन नहीं है। क्या हुआ? हेलोतेन। हाँ सारे जमा कर लो। कल ये मैम हमने रफी में भी एक तो पढ़ा था, सही मगर होगा। रिटेन नहीं हुआ। क्या?
कल पढ़ा था ये, रफी में पढ़ा था। हाँ वही दिमाग में दोहराए वापस, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। मैम आपने जो लास्ट टाइम स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, वो ये थी कि हीमोडायनामिकली अनस्टेबल बट सर्जरी मैंडेटरी, एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस केटामीन। मैंने एक और चीज भी लिखवाई थी कि हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दी गई है इंडक्शन, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी मैंने लिखवाई थी। नहीं याद आ रहा? बैग वो तो सिर्फ हेमोडायनामिक स्टेबल के लिए टर्ली प्रेसिल कल वो तो और तरह से पढ़ा था, लेकिन ये एनेस्थीसिया के लिए नहीं याद आ रहा कि आपने बताया था। वो दैट इज इस्तेमा के साथ पढ़ा है मैम, ये नहीं पढ़ा था। इथियोमिडेट, ठीक है। अब नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है? हेपरीन। एंटीकोगुलेंट, ठीक है, हेपरिन। ये एमसीक्यूज भी काफी रिपीटेड है एसकेएस के अंदर। ये फिर इमीडिएट आता है एनेस्थीसिया इंडक्शन इरिटेबल, हमारे पर क्या हुआ? इमीडिएट जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए। अनस्टेबल पेशेंट के अगर एनेस्थीसिया इंडक्शन हुई है तो ड्रग ऑफ चॉइस उसके साथ साथ क्या है हमारे पास? इथियोमिडेट है। अनस्टेबल पेशेंट होता है ना हीमोडायनामिकली, तो लेकिन एनेस्थीसिया इंडक्शन तो करनी है, उसको मेंटेन भी इसका क्या करना आंसर है? क्या मतलब मैं इथियोमिडेट, ये उसको मतलब स्टेबलाइज करेगा पेशेंट को, तो साथ में इथियोमिडेट दे देते हैं उसके अंदर। क्योंकि बीपी और सारे प्रेशर्स को कंट्रोल करता है ये। फिर आता है हमारे पास, नेचुरल तो हो गया है। अच्छा ये बताएं इरिवर्सिबल प्लेटलेट इनहिबिटर कौन है? एस्प्रिन। इरिवर्सिबल प्लेटलेट इनहिबिटर इज एस्पिरिन, ठीक है। सेफ इन प्रेगनेंसी कौन सा है? हेपरीन। हेपरिन। लो मॉलिक्यूलर हैप्पी, वेट हेपरिन। ठीक है, वो हैप्पी हैप्पी रखता है मदर को, है ये सेफ इन प्रेगनेंसी दैट इज हैपरिन। देखिए ये चीजें आप लोगों आती हैं तो आप लोगों को खुशी हो रही है, जो चीजें नहीं आती है उसके ऊपर काम करना बनता है ना आपका, यस मैम। ठीक है। ये चीजें बार बार रिपीट भी करोगे ना आप लोगों के लिए इतना फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को आती हैं चीजें। जो चीज नहीं आती उसके ऊपर काम ज्यादा करो, ठीक है। और अपने आप से मतलब धोखा देना बंद करो कि आप लोगों को आता है। आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हमें बार बार पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास क्या है? साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्यूमरॉल क्या है? ये भी पढ़ा हुआ है, दैट इज Delayed डिलेड क्लॉटिंग। और डाइमर कैप्रोल का क्या है? इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। फिर अच्छा हमने उसका तो पढ़ लिया था कि वारफरिन मॉनिटर कैसे होता है, हेपरिन कैसे मॉनिटर होता है? APTT। एपीटीटी से। ठीक। मॉनिटरिंग APTT। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर नेचुरली अकरिंग थ्रोम्बोलाइटिक पूछा जाए, हस्मिनोजन। Plasminogen। ठीक है, एक दफा सोचा करो, ये बहुत अच्छी बात होती है, एक दफा सोचो, धड़ल्ले से जवाब देना भी वो होता है, ठीक है। प्लाज्मिनोजन। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं कि लोकल एनेस्थेटिक, मोर लोकल एनेस्थेटिक इन ब्लड, ठीक है, कैसे दिया जाता है?
more local मैम रीजनल एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया, ये जो होता है ना, हाँ, ब्लड के अंदर उन्होंने कहा है देना है, लोकल एनेस्थेटिक देना है। किसके थ्रू देते हैं? कौन सा ब्लॉक होता है? बेयर ब्लॉक। नो, Intercostal. इंटरकोस्टल एग्जैक्टली, इंटरकोस्टल। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई बेयर ब्लॉक लफ्ज याद कर लेते हैं, लेकिन एक इंटरकोस्टल भी होता है, उसको याद रखना है कि वो हमारे पास लो एनेस्थेटिक। ठीक है, फिर हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, वो बेंजोडाइजेपिन्स ले रहा है और उसकी वजह से उसको हाइपोटेंशन हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोवोलेमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्रेटर देन ओल्ड एज, तो हाइपोवोलेमिया को हमने प्रेफर करना होता है उस केस के अंदर। बेंजोडाइजेपिन्स ली हैं, दैट कॉजेज द हाइपोटेंशन इन, ठीक है, हाइपोटेंशन की वजह मेन क्या है? हाइपोवोलेमिया ग्रेटर देन ओल्डर एज, ओल्ड एज। हर कोई डायरेक्ट ओल्ड एज के ऊपर जंप कर देते हैं कि हाइपोटेंशन होगी, ओल्ड एज के साथ रिलेटेड है, बट हाइपोवोलेमिया होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर आता है मैम हमारे रिपीट कर दें। पास बेंजोडाइजेपिन causes hypotension in, नहीं, because of hypovolemia greater than old age। अच्छा, वारफेरिन इफेक्ट किसको करता है? किन फैक्टर्स को? जो विटामिन के डिपेंडेंट होता है। फैक्टर 10972 एग्जैक्टली, ठीक है, इफेक्ट्स 1972 को, ठीक है, ये हमारे पास 10972, ठीक है, फैक्टर 10972 इनको अफेक्ट कर रहा होता है। विटामिन के फैक्टर जो कार्बोक्सिलेशन करवा रहे होते हैं विटामिन के फैक्टर्स की, ठीक है, तो हमारे पास उनको इफेक्ट करता है। अगर वो पूछे कि सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर कौन सा है? Celecoxib. टेलीकॉक्सिब हाँ, टेलीकॉक्सिब हाँ, और साथ में मेलॉक्सिकैन, ठीक है। अच्छा, कौन सी ड्रग मैम मिलॉक्सिकेम और इनडायरेक्ट? सेलिकॉक्सिब का कोई सीक्वेंस है या फिर एक ही आएगा स्टेटमेंट में आंसर्स में? सेलिकॉक्सिब को हमेशा प्रेफर किया जाता है। ओके। मैम मोस्ट पोटेंट मिलॉक्सिकैम नहीं है? मोस्ट पोटेंट में भी आ रहा होता है, पोटेंट अगर सेलेक्टिव पूछा जाए तो वो सेलिकॉक्सिब है, पोटेंट मिलॉक्सिकैम है। डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया कौन सी ड्रग कॉज कर रही होती है? इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया, ठीक है, ये कॉज बाय मिथाइल डोपा, ठीक है। मैम ये रिपीट कर दें एक दफा। ये हमने क्या पढ़ा है? इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया कॉज बाय, तो ये कौन करवाता है? मिथाइल डोपा, ठीक है, सेव हो गया। दैट्स इट। लेट मी सी, कुछ और आप लोगों को करवाना हो, वेट अ सेकेंड। बाकी ना मैं अभी आप लोगों को ना कुछ कलेक्टिव एमसीक्यूज भेज रही हूँ, उनमें से ना मैं डेली बेसिस पे 2 पेजेस सुनूंगी,
ठीक है। और आज से ना एक रूल रखते हैं मेरी क्लास का, और ये सुन ले हर बच्चा, एंड आई एम डेड सीरियस अबाउट दैट। जिस बच्चे ने मुझे ना सुनाया माइक खोल करके, ठीक है, जो मैं पूछूंगी मैंने उसको किक कर देना है, और इसका मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि मैं उसे किक कर रही हूँ, रिलैक्स फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ों को कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप लोग फिर भी अगर जो हर चीज़ जो आपको थाली में परोसी जा रही है उसको भी आप लोग रिटर्न ना कर पाओ ना, दैट्स अ शेम फॉर यू, ठीक है। हमने तो अपनी तरफ से दे दिया, अगर आप लोग नहीं अपना इनपुट डाल रहे तो सॉरी, मुझे भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर एहसन को भी डायरेक्ट कह दूंगी, ठीक है, डॉक्टर नम्रा को भी कह दूंगी, आई डोंट वांट सच स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में सिर्फ वही रहेंगे जो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे और डेली बेसिस पे मुझे जवाब देंगे, और मैं जो उन्हें असाइन करूंगी मुझे वो सीरियस होके सुनाएंगे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को SK 16 के MCQs शेयर करने लगी हूँ, जो कि हैं राउंड अबाउट 12 पेजेस के हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ SK 16 को ही शेयर करूँगी। इसके भी मुझे आप लोगों ने कितने डेली बेसिस पे अगर मैं करूँ कितने टोटल पेजेस हैं, लेट अस सी फर्स्ट, इट्स 25 पेजेस, ठीक है। तो ये डेली के ना आप लोगों ने मुझे 4 पेजेस लाजमी सुनाने हैं, याद करके आने हैं, सुनूंगी मैं, ओके 4 मैम। पेजेस। और ये फिंगर टिप्स है, ठीक है। और मैं आपको पहले से बता रही हूँ, किसी को जो भी अफसोस हुआ ना कि मैंने अगर किक किया तो मैं उसको रेक्टिफाई नहीं करूँगी, और आइंदा से मेरी क्लास में भी वही बच्चा आएगा जिसको मैं अलाउ करूँगी, सबके लिए मैं फ्री ओपन नहीं करूँगी, ताकि वो दोबारा एंटर ना हो सके मेरी क्लास में बच्चा, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।